Hello and welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss the economics chapter sectors of Indian economy. This is my last video relating to this chapter. In the previous videos we discussed about what is an economic activity and what is the classification of sectors of economy on the basis of the activities, जिसमें हमने किया था primary sector, secondary sector and tertiary sector, calculation of output of these sectors, then the share of each sector in GDP, employment share, and how to create more, what are the various ways to create more employment. All this we discussed in the previous videos. In this videos we will move ahead. In this video we will discuss the classification of the sector on the basis of employment conditions. पहले हमने बेटा on the basis of activity डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर किया. अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस सेक्टर्स में जो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? मैंने आपके लिए फ़ोटो बनाई हुई है, लगाई हुई है, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के तीन मैंने अलग अलग पिक्चर्स लगाई हैं. आपको पता चलेगा इससे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है जिसमें फॉर्मल वे ऑफ डूइंग द वर्क है. इस सेक्टर से आपको ये पता चलता है इनके फिक्स टाइमिंग्स होते हैं, जिस टाइम पे इन्होंने जाना है, ऑफिस से आना है, और कैसे वर्किंग कंडीशंस होंगी, कैसे काम करना है. सो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले. इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एक्सेट्रा. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं, वो जितनी भी एंटरप्राइजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम करते हैं, वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं, और उनको कुछ सर्टन फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, एक्सेट्रा. ये सारी जो हमारी एक्ट्स हैं, ये एक्ट्स हमारी बताती हैं इनके वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग टाइमिंग्स, मिनिमम वेजेस टू बी पे टू देम, सो डैट इनकी ओवरऑल जो है इनकी एक्सप्लॉयटेशन लेबर की इसमें सेक्टर में ना हो. ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे को बेनिफिट्स देते हैं हम लोग, जैसे पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, पेड लीव्स, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा. जितने भी आपको देखो गवर्नमेंट जॉब्स में या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा आपको मिल जाती हैं बेनिफिट्स. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, वहाँ पे क्या है, हॉलीडेज़ की जो आपकी पेमेंट मिलेगी, मींस आप जॉब में विदाउट, मतलब आप छुट्टियां ले रहे हो, घूमने जा रहे हो वेकेशंस के लिए, या आपको कोई पर्सनल काम है, आप लीव ले रहे हो, सो दैट लीव इज़ नॉट डिटेक्टेड एज एन एब्सेंट. वो एब्सेंट नहीं आपकी मानी जाती. उसमें आपको, अगर आप पहले इन्फॉर्म करते हो तो आपकी वो सैलरी काउंट होगी उस डे की. पेड लीव्स आपको मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह, ग्रेचुटी वगैरह आपको मिलती है. ये सारी आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी प्रेजेंट होती है, और इसमें वर्क जो है वो एश्योर्ड है, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ने आज काम किया, कल आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो कह देगा जी मेरे पास नहीं आना कल से. नॉट लाइक दिस. वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी एक है, क्योंकि उसमें हमारे को कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस की है. इसमें आपको जो है वर्क काम आपको करने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी आपकी है. वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर फिक्स्ड आवर नंबर ऑफ आवर्स एंड आर पेड ओवर टाइम इफ़ दे वर्क सो. इस केस में क्या होता है, जो वर्कर्स जो हैं, एक फ़िक्स टाइम होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, कि या वो जैसे आपके अगर शिफ्ट्स हैं, शिफ्ट्स में भी फिक्स टाइम है, 6 आवर्स, 8 आवर्स, वट एवर आर द टाइमिंग्स. सो आपको उस फिक्स आवर्स के लिए आपने काम करने जाना है, और अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो ओवर टाइम इज़ पेड टू यू.
लाइक नॉर्मली 9 to 5, अगर हम वैसे बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो टाइम होता है 9 to 5 है, तो 9 to 5 से अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपको ओवर टाइम आपको मिलेगा, राइट। और अगर आप शिफ्ट्स में काम कर रहे हो, अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा रहे हो तो आपको उसकी जो है ओवर टाइम आपको मिलेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एम्प्लॉयज़ गेट मेडिकल फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर एट वर्क प्लेस एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उनको साफ़ सुथरा हाइजीनिकली सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। साफ़ पानी तो हर एक को पीना चाहिए ना, मिलना चाहिए। वो आपको वर्क प्लेस, घर में तो मिलता ही है हमें, वर्क प्लेस में भी आपको साफ़ पीने वाला पानी मिलता है। अच्छा, आपको सेफ़, मतलब लेडीज़ कैन वर्क एट एनी टाइम, तो उनको सेफ़ और अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे कोई बायसनेस है या कुछ है। सेफ एनवायरनमेंट है वेयर लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ दे कैन वर्क टुगेदर। दे गेट पेंशन व्हेन दे रिटायर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके बीच में आपको पेंशन मिलती है जब वो आप रिटायर होती हो। सो दिस इज़ अ केस ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे होते हैं। नाउ कम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे देखो, आपको मैंने पिक्चर इसमें लगाई हुई है राइट साइड पे, वो आपको क्लियरली शो कर रही है। इसमें कोई आपका वो तो नहीं है ना कि सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, कोई आपका वर्किंग टाइम नहीं है। अब जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हैं, उनको कोई टाइम थोड़ा है कि उन्होंने 6 घंटे या 8 घंटे के लिए काम करना है। नो, स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं, उनका कोई टाइम थोड़ा ना है, वो दोनों तो अपने हिसाब से काम करना ही करना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए क्या कहता है, इन द एंटरप्राइजेज आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे यूजुअली डू नॉट कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें एंटरप्राइजेज जो है हमारी, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती। जैसे आपको पिछले ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने डिस्कस किया था, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह लगती हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। सो जनरली इन लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे कोई आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। दे गेट ज़ीरो एडिशनल बेनिफिट्स एट वर्क। इनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता जैसे आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। हमने किया था ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड लीव्स आपको मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी आपको मिलती है। ऐसी कोई भी एडिशनल बेनिफिट आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्योंकि वो किसी आपकी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने कोई फॉलो नहीं करने हैं, सो देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ वर्क। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको बोल सकते हैं कि जी कल को आपने नहीं काम करना है। जैसे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हम हाउस मेड्स लगाते हैं, मेड्स घर में डोमेस्टिक मेड्स लगाते हैं, उनकी कोई वो ऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा ना है। वो जब हमारा दिल करता है हम लगा लेते हैं, जब हमारा दिल करता है हम उनको हटा देते हैं। इट्स आवर ऑन आवर मूड, इट डिपेंड्स कि हमने उसे काम करवाना है या नहीं करवाना है। सो इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। दे कैन बी वर्कड ओवर टाइम विदाउट कंपनसेशन। जैसे हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर में किया था कि वहाँ पे ओवर टाइम पे अगर आप करते हो, ओवर टाइम काम करते हो तो आपको कंपनसेशन मिलता है, पर इस केस में कोई नहीं मिलता। अगर सब्जी वाला आपको मान लो 8 बजे के बाद में भी सब्जी मंडी में बैठा है, या 8 बजे के बाद में भी आपके स्ट्रीट साइड वेंडर्स जो है घूम रहे हैं, हॉकर्स घूम रहे हैं, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। वो उसकी इच्छा है कि अगर वो घूमना चाहता है वो घूमे। दे आर यूजुअली हॉकर्स, लेबर्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स। जो हॉकर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, लेबर्स जो होती है, या जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है, दिहाड़ीदार हैं, उन लोगों को मिलता है, और वो लगाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। उनका कोई काम नहीं है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है उनके। इनको कोई पेंशन नहीं मिलती रिटायरमेंट में। बच्चे, ये मैंने आपको डिस्कस किया है दोनों ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोनों में डिफरेंस क्या है। या सम टाइम्स आपको घुमा के क्वेश्चन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हाउ आर दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
क्लासिफाइड। सो आपने उसको, है तो क्वेश्चन यही है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का, पर उसने घुमा के दे देना कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से कैसे आपके सेक्टर्स डिवाइड हुए हैं। तो आपको बताना पड़ेगा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो आप उसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आपका डिफरेंस आ जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बार बार, तो आप यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। सो मूविंग अहेड, नाउ कम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक पार्ट हमने दो डिस्कस कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। नाउ कम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हमारी सेक्टर्स कैसे डिवाइड होते हैं? दो पार्ट्स में सेक्टर्स डिवाइड होते हैं, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। सो जो हमारा पब्लिक सेक्टर वो कौन सा सेक्टर है? गवर्नमेंट का सेक्टर, इसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल देते हैं। गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। गवर्नमेंट ने तकरीबन सारे के सारे एसेट्स गवर्नमेंट ने ओन किए होते हैं और वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस सेक्टर का पर्पस बेसिकली इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट इज टू प्रोवाइड सर्विस एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देखो, पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का जो भी आपका सेक्टर होगा, जो भी उसका एंटरप्राइजेस उसके अंडर आएंगी, उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता, उनका सर्विस प्रोवाइड करने का, कि सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड की जाए और वेलफेयर प्रोवाइड की जाए। इसकी मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। अब स्कूल्स देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे फ़ीस जो है वो आपकी नेग्लिजिबल है, नियर टू ज़ीरो, बहुत कम है उनकी फ़ीस। और जो प्राइवेट की है वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है। क्यों गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी फ़ीस कम चार्ज करते हैं? बिकॉज देयर मेन पर्पस इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, कि सोसाइटी हमारी उसको सर्विस प्रोवाइड करें, उसका वेलफेयर हो, वो ग्रो करे हमारी इकोनॉमी। ऐसे ही आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़, जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ, वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत आपकी चीप रेट्स पे आपको मिल जाती हैं। पॉकेट फ्रेंडली बजट होता है, पॉकेट फ्रेंडली आपका बिल आएगा। बट यही अगर आप जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे आपका मीटर घूमना शुरू हो जाता है। बिकॉज जो आपका पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसका मेन पर्पस इज़ टू अर्न द प्रॉफिट, is not to earn the profit, but the purpose of the private sector is to earn the profit। क्योंकि मेन पब्लिक सेक्टर का पर्पस ही ये होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे, वेलफेयर प्रोवाइड करे, प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता। इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो रीजनेबल रेट पे आपको अच्छी सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी बहुत सारी बेटा आप डेली लाइफ में कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख लो, आप मतलब सरकारी बस में घूम के देखो और आप प्राइवेट बस में घूम के देखो, डिफरेंस आपके सामने आएगा। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप अपनी डेली लाइफ के साथ इसको इनकॉर्पोरेट करके देखो, आपको पता चलेगा। जब आप इसके एग्जाम्पल्स कोट करोगे, आप इसको अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स कोट करो, तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। इट इज़ अ वे टू अर्न मोर मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट कम्स प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि वो गुड्स और सर्विसेज आपको रीजनेबल प्राइसेस पे देता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रिसेशन। अब रिसेशन है, बूम है, जो मर्जी है, गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल्स हैं इसकी, रेलवेज हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, जो मर्जी आपका साइकिल चले, रिसेशन चले, बूम आए, डिप्रेशन है, जो मर्जी है, उसमें क्या होना है? गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर आपका वैसे ही चलेगा, रेलवेज ने वैसे ही काम करना है, पोस्ट ऑफिस ने वैसे ही काम करना है, बिकॉज दीज आर द नेसेसिटी बेसिक सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर। सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू। नाउ मूविंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर इज बेसिकली अ प्राइवेट एंटरप्राइज, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग या लोकल सर्विस, तो कोई भी आपको सर्विस या प्रोडक्शन जो भी कराता है। इस केस में प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। जो जितने भी एसेट्स होंगे वो पब्लिक सेक्टर में तकरीबन मोर देन 51% जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, और इसमें सारे के सारे प्राइवेट हैंड्स में होते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल हो गए,
प्राइवेट कंपनीज होगी उनके होंगे एसेट्स। जैसे आपने पढ़ा था पब्लिक सेक्टर में मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट द प्रॉफिट ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। बट इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। बेटा मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, आपको पब्लिक सेक्टर में आप सेम उसमें आपको मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया था कि पब्लिक सेक्टर में कैसे है जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो फीस चार्ज होती है वो कैसे है, और प्राइवेट में कैसी है। प्राइवेट में ज़्यादा होती है बिकॉज देयर मेन पर्पस इज़ टू अर्न द प्रॉफिट। देन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट जॉब्स वेयर नीडेड। एंटरप्रेन्योर जो है वो वहाँ पे जॉब क्रिएट करेगा जहाँ पे उसको फ़ायदा है। वो ये नहीं देखेगा सोसाइटी की वेलफेयर कहाँ पे, वो अपनी पॉकेट देखेगा। मेरे को जहाँ पे फ़ायदा वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट जॉब्स जो है वो क्रिएट करेगा एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्कोप होता है करप्शन का, क्योंकि उसमें सब कुछ, उसमें कोई रूल्स एंड वो नहीं होता ना कि गवर्नमेंट का हाथ कम है, प्राइवेट हैंड्स में है, तो उसमें करप्शन सबसे ज़्यादा होती है। एंड दिस डू नॉट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल प्राइस। ये आपको रिजनेबल प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे आपकी उसमें एग्जांपल्स थी पब्लिक सेक्टर में रेलवेज़ की और हमने पोस्ट ऑफिस की डिस्कस की थी, इसमें एग्जांपल्स है प्राइवेट सेक्टर की। एग्जांपल्स जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सी कंपनी एक्सेट्रा, कितनी नहीं सारी हैं, आप किसी की भी कोट कर सकते हो। इसमें भी बेटा आपको क्वेश्चन जो मैंने जैसे उसमें डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें आप ये एग्जाम्पल ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए बड़े आराम से कोट कर सकते हो। एग्जाम्पल ज़रूर देना एग्जाम्पल्स में, और हो सके इसके अलावा अगर आपको कोई और दिखती है ना, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा आप कोट करो। आप इसको अपनी डेली लाइफ में डेली रूटीन में इसको इनकॉर्पोरेट करो, आपको पता चलेगा ज़्यादा, आप ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल्स लिख सकोगे, आप ज़्यादा अच्छा डिफरेंस अपने आप भी और कोई पॉइंट बना सकते हो। सो एनीथिंग, I think this thing all is clear to you. So thanks for watching.